राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ सत्ता में बैठने नहीं आए। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य सेवा है। सुशासन के जरिए किस प्रकार हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था, तब ये काम आया था। भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है।
1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आजादी का अमृत महोत्सव, पॉलिटिकली सोचते तो हम क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ गैर लाभ के लिए सोचते तो क्या करते हैं, अगर नेताओं की छवि चमकाने का कार्यक्रम करना होता तो क्या करते हैं, कोई एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर देते हैं, विजय स्तंभ खड़ा कर देते हैं, कोई एक गेट बना देते हैं आजादी का अमृत महोत्सव की यादगिरी में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा किया। हमने क्या किया, हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। आप देखिए, कल्पना अपने आप में मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा करेगी। आजादी का उत्सव भी हो जाएगा और हमारे यहाँ तालाब की एसेट बन जाएगी। अब हमारे यहाँ पुरानी वावड़ियां होती हैं, पुराने तालाब होते हैं, क्या उसकी सफाई, उसका रख रखाव हम मेयर के नाते उसके लिए चिंता करते हैं क्या? भाजपा के सभी मेयर का, भाजपा के सभी उप महापौर का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन, सबका एक संगठन बनना चाहिए, संपर्क जीवंत होना चाहिए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम जितना ज्यादा हमारा संपर्क जीवंत बनाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर के देश का भी भला करेंगे, अपने शहर का भी भला करेंगे और अपने जीवन में एक संतोष की अनुभूति करेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल के आखिरी में होने वाले गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं अपनी पार्टी के समर्थन में चुनाव अभियान को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। मंगलवार को जेपी नड्डा ने राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने गांधीनगर के नभोई गांव में नमो पंचायत की भी शुरुआत की। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे सौराष्ट्र में राजकोट में आने का सौभाग्य मिला है और सभी चुने हुए सौराष्ट्र के प्रतिनिधियों के दर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब मैं सौराष्ट्र की बात करता हूं तो ये संतों की भूमि है और ये सावज की भूमि भी है। मैं ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, काफी समय से मेरी इच्छा थी कि आप सबके साथ में आपके दर्शन करूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुत बार मुझे आपके साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि शताब्दी के सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उस कोरोना के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जब सारे राजनीतिक दल अपने घर में बैठ गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, ट्विटर पर मिलते थे, टीवी पर मिलते थे, पर जनता के बीच में नहीं जाते थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज यह मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वह है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया है। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। वैक्सीनेशन के बारे में
पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं, और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपना आपको मिसाल कायम की। और आपने 217 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में, ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवाई को आने में, लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में, टेटनस की दवा को 28 साल लग गए इस देश में आने में, पोलियो की दवा आने में 27 साल लग गए इस देश में। और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी भी अब कहां रह गई? ना ये इंडियन है, याद करो, ना ये इंडियन है, ना ये नेशनल है, ना ये कांग्रेस है, ये भाई बहन की पार्टी है। आजकल भारत जोड़ो, अरे भाई पार्टी जोड़ो। तुम्हारे बड़े बड़े लोग 5-5 दशक काम करने वाले तुम्हें छोड़कर चले जा रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं, कुछ तो सोचो। इसलिए मित्रों, और मैं एक बात बता दूं, ये सारी पार्टियां पहले रीजनल पार्टी बनी और बाद में रीजनल पार्टी से पारिवारिक पार्टी बनी। इसलिए इनका असली चेहरा पहचानो, और यह प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छाती ठोक के कह सकता है, हम विचार प्रधान पार्टी हैं, हम 3-4 रहे न कहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम उसके लिए जीने वाले लोग हैं। लेकिन हां, याद रखना है हमें, हम अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, हमें सेवा के माध्यम से लोगों का दिल जीतते हुए भारत के आम नागरिक को मजबूत करना है। मोदी जी के नेतृत्व में इसको हमको याद रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से लगेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पूरी ताकत देंगे, और जिस विचारों के साथ हम लगे थे उसको पूरा करने में, साकार करने में अपना योगदान करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार ITI का दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशिक्षणार्थियों को डिग्रियां वितरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि ये 21वीं सदी स्किल की सदी है, जिनकी हाथ में कुशलता है वो ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनकर उभरेगी। युवाओं के हाथ में अगर कौशल दिया जाए तो युवा चमत्कार करेंगे। कौशल के लिए ITI सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दिशाहीन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। CM ने कहा कि स्किल के लिए ITI भी जरूरी है। जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं होगा। आज देश के अपने तरह के
इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित, क्योंकि दीक्षांत समारोह हमने विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के कई देखे थे, लेकिन ITI का दीक्षांत समारोह देश में शायद पहली बार हो रहा है। और इसके लिए मैं मैडम को, श्रीमती यशोधरा राजे जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जिनको सम्मानित करके मैं स्वयं आनंदित और सम्मानित हुआ हूं, ऐसे यहां भोपाल में बैठे हुए और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, बैतूल सांसद जी भी वहां बैठे हैं, उज्जैन पारस जी दिखाई दे रहे हैं, सीहोर, अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में आज ITI के, जबलपुर से भी जुड़े हैं शायद, ITI के हमारे सारे बेटे और बेटियों, सचमुच में आज का दिन अद्भुत है। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है। कई बार ये चर्चा होती है, देखो, कि जनसंख्या बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन के कारण दिक्कत है। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस जनसंख्या को, और युवा जनसंख्या हमारे यहां सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अपने देश में, ये जनसंख्या मैं कहना चाहता हूं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बन के उभरेगी। ताकत अगर युवा हाथों में केवल कौशल दे दिया जाए तो हमारी यही बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। आप भी चमत्कार कर सकते हो। कई बार मैं सोचता हूं कि पढ़ाई किस लिए आखिर? शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान हमें यह बताता है कि क्या करना है, और स्किल, कौशल हमें बताता है कि कैसे करना है। 3 चीजें मैंने कही, ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार। यह बात मैं दिल से कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं, और नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या है। और आज इसका ये कार्यक्रम इसलिए किया हमने कि कोई ये ना करे, ये ना कहे कि ITI कोई छोटी मोटी पढ़ाई है। ITI जरूरी है बच्चों के हाथ में स्किल देने के लिए, कौशल देने के लिए। और जिन हाथों में कौशल होगा वो बेरोजगार नहीं हो सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उनको जॉब मिलेगा और उसके माध्यम से अपने प्रदेश और अपने देश की प्रगति के भागीदार होंगे। कौशल 2 तरह का होता है, एक होता लाइफ स्किल और एक होता वर्क स्किल। 21वीं सदी स्किल की सदी है, ये मान लेना, स्किल की सदी है। जिनके हाथों में कुशलता है, जिनके हाथों में स्किल है, वो आगे बढ़ेंगे और वो देश और प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसलिए आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। मैं भोपाल सहित अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दोनों मार्ग आपके सामने हैं, प्लेसमेंट का रास्ता भी है और अपने खुद का रोजगार खड़ा करने का। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं विभाग का, मंत्री जी का, कि हमारे बच्चों ने सचमुच में चमत्कार किया है। ITI की परीक्षा में प्रदेश का जो रिजल्ट्स है, भारत सरकार द्वारा जो आयोजित किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें हमारा रिजल्ट है 87%। 87% आया। 82,271 हमारे प्रशिक्षणार्थियों में से 71,838 उत्तीर्ण हुए हैं। उनमें से 4,507 का अलग अलग कंपनियों ने प्रारंभिक चयन कर लिया है। अलग अलग नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले में 14,330 बच्चों का चयन हो चुका है। प्रदेश की 19 ITI अपनी
उनको देश में 3 स्टार मिला है। 96 ITI को 2 स्टार रेटिंग मिली है। अब और उच्च ग्रेडिंग और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। ITI की संख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश अब देश में 3रे स्थान पर आ गया है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा में कहा है, नई शिक्षा नीति में, कि व्यावसायिक शिक्षा भी चाहिए। उन्हें स्किल मिशन भी बनाया। स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है देश बनाने के लिए, और इसलिए हम उनके सपने को भी पूरा करेंगे। एक बार मैं आप सबको, जिन्हें आज प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं और जिनको मैंने सम्मानित किया है, हमने सम्मानित किया है, उन सबको फिर बधाई देता हूं। हिम्मत हौसले से आगे बढ़ो और सफलता के नए रिकॉर्ड स्थापित करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के 2 दिवसीय दौरे में मंगलवार को वडोदरा पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो पंजाब की तरह गुजरात में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात में सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि जब आप सरकार बनाएगी तो हम गुजरात में OPS लागू करेंगे। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के CM ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। और सभी किसी भी राज्य के अंदर चुनाव जिताने में या हराने में वहाँ के सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है। इस सरकार को 27 साल हो गए, अब अहंकार आ गया इनके अंदर। एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है। सारे मिलके, सब लोग मिलके इनको हटाने की तैयारी करें, उस दिशा में काम करें। अब अगले 2 महीने छुट्टी लेनी हो छुट्टी लें, सब लोग उस दिशा में काम करें और इस सरकार को हटा के हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए। अंदर खाने प्रचार करें, क्योंकि खुल के सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने प्रचार करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे, जैसे दिल्ली में किए।
ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पे अटैक करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खूब बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर पे खूब बड़े बड़े नेता उतारेंगे, सारे आके मेरे को गालियां देंगे। आज गुजरात में एक्स आर्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, LRD वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, VC प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव से VC आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि आप नेता को भी ठेका दिया गया था। उन्होंने कहा कि जिस यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर को जोन नंबर 19 और 29 में L7 का ठेका दिया गया, उसके पार्टनर में करमजीत सिंह लांबा शामिल है। वे आदमी आम आदमी पार्टी में पदाधिकारी हैं और उम्मीदवार भी रह चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाते कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये बताएं कि करीबियों को भ्रष्टाचार की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे। जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे क्यों है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज बनकर जो सवाल जनता पूछ रही है वो इस मंच से और दिल्ली के हमारी जो इकाई है उस मंच से उठाए हैं। और हमारा मकसद केवल एक है, मकसद है कि जो सबसे कट्टर बेईमान भारतीय राजनीति में है अरविंद केजरीवाल, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहना है, उसको सवालों से बचने नहीं देना है। इस प्रेस वार्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा करेंगे। पहला स्टिंग ऑपरेशन जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके समक्ष रखा था, उससे स्पष्ट हो गया था किस तरह से वसूली की जा रही है। कमीशन को कई गुना बढ़ा के 12% से 6% वापस तिजोरी में लेना अरविंद केजरीवाल की, यह कबूला जा रहा था। उसी कड़ी में दूसरी प्रेस वार्ता करी गई और उस स्टिंग में सामने आया किस तरह से यह काला धन जो अर्जित किया गया है। 100 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट नामक एक कंपनी है और तमाम और ऐसी कंपनी और ठेकेदार हैं जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, वो अरविंद केजरीवाल को वापस देते हैं। जनता को लूटा जाता है। और आज इस प्रेस वार्ता में जो तथ्य और प्रमाण हम रखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल के ताबूत में जो भ्रष्टाचारी ताबूत है, आखिरी कील होगी। अरविंद केजरीवाल जी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, खुद ही को सर्टिफिकेट देते हैं। आपके दिन की और रात की नींद ना उड़ा दे ये प्रमाण जो देने जा रहे हैं, तो कहिएगा। सबसे पहले सारी कड़ियां जोड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, पास आ रही है इनके हथकड़ी। और ये कड़ियां गिनी है। पहला, जो इन्होंने L7 जोन नंबर 19 ये ठेका दिया यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स L7Z जोन नंबर 19,
ये जो पार्टनर्स हैं यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जिनको ये ठेका दिया गया है, इसमें एक नाम नीचे देखिए, ये सारे पार्टनर्स के हस्ताक्षर हैं। ये उनका अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट और ये हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर में एक पार्टनर का नाम है करमजीत सिंह लांबा, ये दूसरी कड़ी है। करमजीत सिंह लांबा, अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर बेईमान। ये तीसरी कड़ी। करमजीत सिंह लांबा, आप कैंडिडेट सीयर पार्क वार्ड, अरे ये कैसे हो गया? मतलब आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसी को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया जाता है। तो ये जो करीबियों को आप भ्रष्टाचार की रेवड़ियां बांटते हैं, क्या यही आपका रेवड़ी कल्चर है? दूसरा बड़ा मुद्दा आप याद करिए, हमने उठाया था, राजस्व का नुकसान करके राज्य कोष में जो 144 करोड़ रुपया था उसको माफ किया गया। आज ये बड़ा खुलासा करते हुए दूसरा सवाल पूछता हूं, जो हमारी जानकारी है अरविंद केजरीवाल जी, कट्टर बेईमान जी, इस 144 करोड़ में 46% इसी कंपनी यूनिवर्सल ट्रेडर्स का है। 46%, और उसकी राशि हुई करीब 66 करोड़ रुपया। 66 करोड़। एक सवाल और यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि जिस जिसको आप सर्टिफिकेट देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है, वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे 105 दिन से सतेंद्र जैन है। 105 दिन से। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल जी नहीं हो गए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन हो गए। भ्रष्टाचार करो, अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में रुपया पहुंचाओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन की प्रिंटिंग मशीन से सर्टिफिकेट मिलेगा, कट्टर ईमानदार है। ये तथ्य केवल एक बात दिखाते हैं कि एक कट्टर बेईमान पार्टी है, और जब हमारे जो तथ्य हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनके जो साक्ष्य, प्रमाण और तथ्य न्यायालय के तराजू में जाते हैं, तो केवल एक ही उसका निष्कर्ष निकलता है कि ये जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, कट्टर बेईमान हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पश्चिमी जिला डीसीपी घनश्याम बंसल से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी जिला पुलिस ने अवैध रूप से दवाएं बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वह व्यक्ति, जिसका नाम जतिन है, वह भारी मात्रा में एल्प्रोजोलम और टर्मोडोल नाम की टैबलेट की डिलीवरी करने तिलकनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए नारकोटिक्स सेल वेस्ट जोन के एसआई राजेंद्र डाका की एक टीम गठित की और एसीपी ऑपरेशन अरविंद कुमार के पर्यवेक्षण में टीम ने एक्शन लेते हुए मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। इस आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम तरनजीत है, उसे इन टैबलेट की डिलीवरी दी, जिसकी मात्रा लगभग 13 किलोग्राम है।
पुलिस ने तुरंत दोनों लोगों को वहीं मौके पर धर दबोचा। इन दवाओं की कीमत 25 लाख के आसपास की बताई जा रही है। दोनों आरोपी अवैध रूप से इन दवाओं को बेच रहे थे, जबकि बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। आगे आप खुद सुने DID न्यूज की खास रिपोर्ट में क्या कहा पश्चिमी जिला DCP घनश्याम बंसल ने। 14 सितंबर को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एक जतिन नाम के व्यक्ति एक अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल करके टैबलेट्स हैं जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, और इसकी एक बड़ी मात्रा में डिलीवरी करने के लिए तिलक नगर थाने के एरिया में आएगा। जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने तुरंत सब इंस्पेक्टर राजेंद्र डाका नारकोटिक सेल वेस्ट इनकी एक टीम गठित की गई, और उसके अंदर ACP ऑपरेशंस अरविंद कुमार की सुपरविजन में टीम ने एक्शन लिया, जिसके अंदर हमने उस सीक्रेट इन्फॉर्मर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया। जो ड्रग सप्लायर है जतिन नाम का व्यक्ति, उसने एक तरनजीत नाम के व्यक्ति को ये सप्लाई दी। इसके ऊपर हमने तुरंत रेड की और हमें ये भारी मात्रा में 1 लाख से ऊपर दोनों टैबलेट्स मिला के मिली। इनका कुल वजन 13 किलो के करीब है और उसकी वैल्यू बताई जा रही है मार्केट के अंदर 25 लाख रुपए के आसपास। और ये जो ड्रग है ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता है, तो इसका मिसयूज़ करने के लिए इसको अनऑथराइज तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। इसके अंदर जो ये जतिन है सप्लायर, ये पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था, सेल्स का काम देखना था, और अब जॉब के बाद अब उसने ये प्लान बनाया कि इसको अनऑथराइज इस तरीके से मैं पेडलिंग करके इसमें पैसे कमा सकता हूँ और इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इसको हमने रोकने के लिए ये टीम गठित की और हमें बड़ी कामयाबी मिली है, और हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हमें और कामयाबी मिलेगी इसके अंदर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाई कोर्ट से लगा झटका, बंगले के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, 10 लाख का जुर्माना। गाजियाबाद में नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने टोल प्लाजा में मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 घायल, पुलिस जांच में जुटी। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ वेणुगोपाल जाएंगे दिल्ली, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठनात्मक चर्चा के लिए वेणुगोपाल को तत्काल दिल्ली बुलाया। भारतीय दूतावास में सुंदर पिचाई ने भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। भारत में गूगल की जिम्मेदारी को लेकर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर 4 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित। कहा, हम एक महत्वपूर्ण समय में यह बैठक कर रहे हैं, ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर एकजुटता पहले से कहीं अधिक जरूरी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की तरफदारी। ममता बनर्जी ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे पीएम मोदी का हाथ है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी से कर्ज देने की अपील की। लंबी वायरस से हजारों गायों की मौत, विधानसभा के बाहर भाजपा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। मुंबई में बासी फूल और शॉल से परेशान हुए खादिम, हाजी अली दरगाह पर श्रद्धालुओं से नगद दान देने की अपील की। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।